हेलो फ्रेंड्स, मैं हूं के सर और आप देख रहे हैं के एकेडमी बाय के सर। जिस तरह से आप लोगों से मैं वादा किया था कि एनसीईआरटी सीरीज प्रत्येक रोज लेकर के आऊँगा, इसी तरह आज आप लोगों के बीच क्लास 7 एनसीईआरटी चैप्टर 3 लेकर के आया हूँ। देख सकते हैं यहाँ पे दे दिया हमारी बदलती पृथ्वी। तो चलिए बात करते हैं, इसमें आगे बात करते हैं। यहाँ से भी बीपीएससी टीआरई में क्वेश्चन पूछा गया हो, चाहे पीआरटी हो, टीजीटी हो, उसमें से क्वेश्चन पूछा गया है। तो चलिए शुरू करते हैं। यहाँ पर देख सकते हैं पहला क्वेश्चन यहाँ पर है कि स्थलीय प्लेट में, देखिए मेन रूप से स्थलीय प्लेट के बारे में आपको हम पढ़ाएंगे 11th और 9th का सेकंड चैप्टर या थर्ड चैप्टर, लेकिन यहाँ पे थोड़ा झलक दे दिया है इसलिए मैं इसको बता देता हूँ। तो स्थलीय प्लेट यहाँ पे दे दिया है। तो मेन रूप से स्थलीय प्लेट टोटल 7 को प्लेट है। ऐसे छोटे छोटे प्लेट बहुत सारा है, लेकिन मेन रूप से स्थलीय प्लेट 7 को है। तो ये प्लेट होता है क्या? ये पृथ्वी का एक टुकड़ा होता है जिस पर सागर टिका हुआ है। तो हम लोग जो है, हमारा जो देश है जिसमें कुछ इसका एशिया का देश भी पड़ता है, वो भारतीय प्लेट में है। तो इसी तरह से भारतीय प्लेट और यूरेशियाई प्लेट जब टकराया तब जाकर के हिमालय पर्वत का निर्माण हुआ है। तो चलिए हम लोग प्लेट की तरफ बढ़ते हैं। दे दिया है कि स्थल मंडल के अनेक प्लेटों में विभाजित किया गया है। यह स्थल मंडल का जो अलग अलग भाग होता है उसको प्लेट कहते हैं। फिर है हम लोग भारतीय प्लेट में हैं। आगे देख सकते हैं इसमें दिया गया है कि प्लेट हमेशा धीमी गति से चारों तरफ घूमती है। यह प्रत्येक वर्ष कुछ मिलीमीटर खिसकती है, यानी एक वर्ष में कुछ मिलीमीटर खिसकती है। वो घूमना या खिसकना पृथ्वी के अंदर मैग्मा में होने वाली गति का कारण होता है। आपको पता होगा या पीछे में पढ़ा दिया गया है कि पृथ्वी के अंदर जो भी चट्टान है, खनिज है, सब पिघला हुआ अवस्था में है। जब ये पिघला अवस्था में है, इसीलिए ऊपरी परत जो है, ये प्लेट जो है, ये खिसक रहा है, तैर रहा है ऊपर में, उसके ऊपर तैर रहा है। तो देख सकते हैं यहाँ पे दे दिया है कि यह खिसकना या घूमना पृथ्वी के अंदर मैग्मा में होने वाले गति कारण, यही मैग्मा क्या हो रहा है, गति करता है, जिसकी वजह से प्लेट भी गति करती है। फिर आपको बताए थे, पिछले चैप्टर में बताए थे कि मैग्मा जब वही पृथ्वी पर आ जाता है तो उसको लावा कहते हैं, फिर वही अग्नि शैल बन गया था। खैर छोड़िए, आगे बढ़ते हैं, इस टॉपिक को आगे लेकर के बढ़ते हैं। देख सकते हैं इसमें और भी दे दिया है, यहाँ पे टॉपिक दे दिया गया है। करा मैग्मा वित्तीय गति में घूमता है, यानी कि वृत्तीय गति में घूमता है। ध्यान रखना, ये चीज को ध्यान रखना है। पूछे का मैग्मा किस गति में घूमता है, तो वृत्तीय गति में घूमता है। ये अच्छा खासा चैप्टर है। आपको ये एनसीईआरटी अगर अच्छा से पढ़ लेते हैं, क्वेश्चन कहीं भी कोई दिक्कत नहीं होगा। यदि आप बाकी बहुत सारा क्वेश्चन पढ़िएगा, लेकिन इससे क्या तो मिलता नहीं है। लेकिन बीपीएससी का मेन मकसद होता है और सीटेट का 68 का मेन मकसद है, और मेन जो वजह है वो है बुक बच्चों से पढ़वाना है। क्यों? क्योंकि जब तक आप बुक नहीं पढ़िएगा तब बच्चों को कैसे टीचर बनने के बाद पढ़ाइएगा अच्छा से। इसीलिए मेन बुक से ही पूछा जाता है। पृथ्वी की गति को बल के आधार पर 2 भागों में बांटा गया। पृथ्वी गति को 2 भागों में बांटा गया है बल के आधार पर। एक अंतर्जनित बल होता है जिसको इंडोजेनिक फोर्स कहते हैं, और दूसरा बहिर्जनित बल, यानी बहिर्जनित मतलब बहिर मतलब क्या होता है, बाहर, और अंतर्जनित मतलब अंदर मतलब क्या होता है, अंदर। यानी जो अंदर पृथ्वी के अंदर में बल लगेगा उसको अंतर्जनित बल, और जो पृथ्वी के बाहर में बल लगेगा उसको बहिर्जनित बल कहते हैं। तो चलिए देखते हैं आगे। यह बल पृथ्वी के आंतरिक भाग में घटित होती है। जैसे भूकंप की बात करते तो आपको पता होगा भूकंप कहाँ होता है, पृथ्वी के अंदर से शुरू होता है तब जाके कहीं पहुंचता है। फिर इस तरह ज्वालामुखी की बात करते हैं, पृथ्वी के अंदर से मैग्मा निकलता है। पर्वत का निर्माण होता है, तो किससे होता है, पृथ्वी के प्लेट के कारण निर्माण होता है, और बहुत सारा कारण है उसका। इसी तरह भूस्खलन, यानी इसी में से कोई एक को दे देगा, बोलेगा कि निम्नलिखित में कौन अंतर्जनित बल के कारण होता है। तो ध्यान रखना, इसमें भूकंप आता है, ज्वालामुखी आता है, पर्वत आता है, और निम्नकारी बल के कारण भूकंप भी आता है। ठीक है, तो चलिए बात करते हैं। अब बात करते हैं बहिर्जनित बल के कारण बात करते हैं। एक्सोजेनिक फोर्स बोलते हैं उसको। जो बल पृथ्वी के सतह पर उत्पन्न होता है उसे बहिर्जनित बल कहते हैं। जैसे अपर्दन होता है, निक्षेपण होता है, नदी का गति होता है, नदी का बहता जल होता है, पवन होता है, समुद्री तरंग होता है, हिमनद, ये सभी बहिर्जनित बल है। हिमनद जो है, समुद्री तरंग, पवन, ये सभी बहिर्जनित। यानी इसी तरह से क्या पूछेगा कि पवन किस प्रकार के बल के कारण होता है, तो बहिर्जनित बल हुआ। पवन दे देगा, बाकी दे देगा भूकंप, पर्वत,
भूस्खलन ये सब दे देगा, तो ये सब अंतर्जनित हुआ, इसको ध्यान से पढ़ लेना है। देख सकते हैं यहाँ पे दे दिया है पवन, बहता नदी का बहता जल, समुद्री तरंग, हिमनद सब दे दिया है। तो चलिए आगे बढ़ते हैं इसी तरह से। देखिए यहाँ पे दे दिया है ज्वालामुखी, अब क्या होता है पढ़िए आगे ज्वालामुखी के बारे में। करा भूप्रपट्टी पर खुला एक ऐसा छिद्र, भूप्रपट्टी बताए थे आपको, पृथ्वी की ऊपरी सतह होता है, उसके ऊपर आता है छिद्र के माध्यम से, यानी अंदर से क्रस्ट से क्या होता है वो मैग्मा बाहर आकर के ऊपर में क्या होता है जम जाता है, यानी ऊपर आ जाता है, उससे क्या कहते हैं ज्वालामुखी कहते हैं। जहां ज्वालामुखी होता है धीरे धीरे उस गांव को उस शहर को क्या करना पड़ता है खाली करना पड़ता है, आपको देखा है। और इसमें आगे आपको इसी वीडियो में फिगर के माध्यम से बताया जाएगा। तो चलिए आगे देखते हैं। इसमें देख सकते हैं करा पृथ्वी के अंदर पिघला हुआ पदार्थ मैग्मा कहलाता है, पृथ्वी के अंदर पिघला हुआ पदार्थ मैग्मा कहलाता है। देख सकते हैं बताए थे आप लोग को, पीछे बता चुके हैं कि पृथ्वी के अंदर जो पिघला हुआ पदार्थ है, खनिज सब है, सभी क्या वो पिघल गया, उसको मैग्मा कहते हैं। यही मैग्मा पृथ्वी की सतह को छेद कर बाहर निकलने के बाद जमने लगता है, जिसको लावा कहते हैं। देखिए यहाँ पे अब जो भी पीडीएफ आएगा आपको पीडीएफ पूरा अच्छा से आएगा। देखिए इसी को अगर टाइपिंग करा कर आप लोगों को पढ़ा दिया जाए तो आप लोग उसको बहुत बेहतर समझेंगे। वही अगर हाथ से लिखा हुआ तो उसको आप लोग इग्नोर कर देते, लेकिन नहीं, आपको टॉपिक पे ध्यान देना है, जो आपके लिए फायदेमंद है उस पर ध्यान देना है। ये आपके लिए बहुत ही फायदेमंद है। यदि विश्वास नहीं होता है तो आप क्वेश्चन बैंक जाकर उल्टा के देख सकते हैं। वैसे 2 से 3 रोज में क्वेश्चन बैंक का मैं आप लोग के सामने पीडीएफ दूंगा, बीपीएससी टीआरई का, चाहे टीजीटी हो, पीजीटी हो, पीआरटी हो, फिर दिखाऊंगा कि देखिए यहाँ से पूछा हुआ क्वेश्चन है, और आप लोग पूरा प्रूफ लेकर के आऊंगा मैं। आपको 20 मिनट का वीडियो बनाने के लिए हमको 5 घंटा 10 घंटा पढ़ना पड़ता है, 4 बुक से पढ़ते हैं, एनसीईआरटी से, सीईआरटी से पढ़ते हैं, तब जाकर के आप लोग फिर लिखते हैं उसको, तब जाकर पीडीएफ बनाते हैं, फिर आप लोग उसको ऐसे इग्नोर कर देते हैं, तो हमारा भी मनोबल टूट जाता है। आप कमेंट्स कीजिए उस पर, साथ ही आप लाइक का बटन हमेशा दबाइए। ये लाइक करने का मतलब ये हो कि हाँ हम इस वीडियो को पसंद करते हैं, तब तो हुआ, और हम वीडियो बना देते हैं, आप उसे देख लेते हैं, फिर उस बनाए करने का कोई व्यर्थ साबित हो जाता है ये, इसीलिए। चलिए आगे देखते हैं। मैग्मा का निकास, या उसी को वेंट कहते हैं, ध्यान रखना, निकास बोलेंगे या वेंट बोलेंगे। मैग्मा पृथ्वी की सतह पर जिस रास्ते से निकलता है उसको वेंट कहते हैं या निकास कहते हैं। पृथ्वी के अंदर है तो कहीं ना कहीं छेद करके निकलेगा, जो छेद करके जो निकलता है ऊपर, उस रास्ते को वेंट कहते हैं, जिससे होकर बाहर आता है। इस रास्ते या छिद्र को निकास या वेंट कहते हैं। ठीक, चलिए आगे देखते हैं। इसमें क्रेटर किसे कहते हैं, यहीं से क्वेश्चन पूछा हुआ था और बच्चा सब गलती कर दिया, उसको बहुत ज्यादा गलती कर दिए। गलती क्या, अच्छा टीचर भी उसको गलती कर दिया, क्योंकि बीपीएससी पे डिपेंड कर दिया कि क्या होगा इसका आंसर, क्या लेगा आंसर। कभी कभी क्रेटर भी उसका आंसर होता है। तो चलिए देखते हैं क्या होता है क्रेटर। पृथ्वी के अंदर से मैग्मा निकलने के बाद लावा अपने ऊपरी भाग पर एक गहरा गड्ढा जैसा निर्माण कर लेता है। ऊपरी में, ऊपरी सतह मान लीजिए ये हुआ, ठीक है, ये निकल रहा, लावा निकल रहा, ये पर्वत बन गया, और ये ऊपर में एक क्रेटर बना लेता है, इस तरह से गड्ढा जैसा, पोखरी जैसा बना लेता है, झील जैसा बना लेता है, उसे ही क्रेटर कहते हैं। आकृति का निर्माण करता है जिसे क्रेटर कहते हैं। और पृथ्वी के अंदर, ये पृथ्वी है, पृथ्वी के अंदर जो ये पिघला हुआ रूप में है, यही जब बाहर निकलता है, तो जिस रास्ते से बाहर निकलते हैं इस रास्ते को वेंट कहते हैं, और अंदर जो है उसको मैग्मा कहते हैं। वही बाहर जाने के बाद ये जमा हुआ दिख रहा है, ये जमा हुआ पृथ्वी की सतह पर पहाड़ जो बन जाता है वही क्या होता है, तो लावा होता है। तो चलिए आगे देखते हैं, आपको फिगर के माध्यम से सभी बताया जाएगा। चलिए बात करते हैं, हम भूकंप की बात करते हैं। करा भूकंप क्या होता है समझिए, वैसे स्क्रिप्ट में मेन रूप से आगे बताया जाएगा, लेकिन यहाँ पे जो जैसे दे दिया है एनसीईआरटी बाय चैप्टर वैसे वैसे आपको बताया जा रहा है। भूकंप करा स्थल मंडलीय प्लेटों के, देख सकते हैं यहाँ पे दे दिया गया है कि स्थल मंडलीय प्लेटों के गति के कारण होता है। एक तो प्लेट के गति कारण, तो और भी बहुत सारा कारण हो सकता है, ज्वालामुखी भी ये कारण है इसका। किसी और कारण से, देखिए दे दिया है, पृथ्वी की सतह पर कंपन होता है। जब पृथ्वी की सतह पर कंपन होता है, चाहे प्लेट की गति कारण हो या किसी और कारण से हो, तो उसको भूकंप कहते हैं। जो पृथ्वी के चारों ओर गति करता है उसे भूकंप कहते हैं। ठीक है, अब बात करते हैं उद्गम केंद्र किससे कहते हैं। भूपट्टी के नीचे या पृथ्वी के अंदर वह स्थान जहां कंपन आरंभ होता है उसके उद्गम केंद्र कहते हैं। ध्यान रखिए, मान लीजिए पृथ्वी हुआ, ये पृथ्वी हुआ, तो ये केंद्र पृथ्वी के अंदर है, यहां से क्या हुआ, ये निकला,
कहीं न कहीं तरंग तो पहले पहुंचता होगा, ये पृथ्वी का सतह, ये पृथ्वी का सतह है। अब पृथ्वी के अंदर यहाँ से शुरू हुआ भूकंप, तो यहाँ जो शुरू हुआ उसको बोलते हैं उद्गम के नामे से। उद्गम मतलब क्या होता है, जहाँ से निकलता है कुछ, उद्गम कहते हैं, ये उद्गम हुआ। और यहाँ पर पहले पृथ्वी पर जिस भाग पर पहुंचेगा, जिस जगह पर पहुंचेगा, जिस पॉइंट पर पहुंचेगा, उसको अधिकेंद्र कहते हैं। समझिए, पृथ्वी के अंदर से जहां शुरू हुआ उद्गम केंद्र, अब पृथ्वी के सतह यानी ऊपरी भाग पर जहां हम लोग रहते हैं, जहां पहुंचेगा सबसे पहले भूकंप, कहीं कहीं अनुभव हुआ होगा, उसको अधिकेंद्र कहते हैं। उद्गम केंद्र से पृथ्वी के सतह पर सबसे नजदीक के स्थान को अधिकेंद्र कहते हैं। देख सकते हैं, दे दिया गया है, सबसे नजदीक का जो स्थान होता है, सबसे पहले जहां पहुंचता है, उसको अधिकेंद्र कहते हैं। फिर आप आगे देखते हैं, करा अधिकेंद्र से कंपन बाहर की ओर तरंगों के रूप में गमन कर, याद रखना तरंग के रूप में गमन करता है। वह कैसे गमन करता है, बाहर की ओर गमन करता है, जिसको ध्यान रखना, तरंग की ओर और बाहर की ओर गमन करता है। देख सकते हैं, यहाँ पे दे दिया है, तरंग की ओर और बाहर की ओर गमन करता है। ठीक है, देख सकते हैं, तरंग के रूप में और बाहर की ओर क्या करते हैं, गमन करता है। भूकंप का सबसे ज्यादा प्रभाव निकटतम भाग में पड़ता है, यानी जहाँ पे जैसे मान लीजिए भूकंप हुआ, चलिए देख लेते हैं, इसमें ये पृथ्वी हुआ, तो यहाँ से शुरू हुआ, तो उस उद्गम केंद्र, इसको उद्गम केंद्र के यहाँ पहले पहुंचा, तो यहाँ जो पहुंचा तो इसके आसपास वाला जो क्षेत्र होगा वहाँ पे सबसे ज्यादा प्रभाव होगा। फिर यहाँ पे कम प्रभाव होगा, फिर इससे कम प्रभाव यहाँ होगा, फिर इससे कम प्रभाव, इस तरह इधर भी कम प्रभाव होते, यानी जितना दूर जाएगा प्रभाव कम होते चल जाएगा। ठीक है ना, चलिए आगे बढ़ते हैं। दे दिया है, यानी दूरी बढ़ने से प्रभाव कम होगा। भूकंपीय तरंग तीन प्रकार के होते हैं। एक होता है प्राथमिक तरंग, या उसको प्राइमरी वेव कहते हैं, इसलिए उसको पी तरंग भी कहते हैं। प्राइमरी तो पी हो गया, या यही क्वेश्चन पूछा हुआ है बीपीएससी में इस बार, और भी दो क्वेश्चन यहां से पूछा हुआ है। ये अनुदैर्ध्य तरंग होता है, ध्यान रखना। बताएंगे अनुदैर्ध्य अनुप्रस्थ तरंग क्या होता है, आगे बताएंगे, नेक्स्ट वीडियो में बताएंगे। तो ये प्राथमिक तरंग जो होता है उससे कैसा होता है, ये अनुदैर्ध्य तरंग होता है। यह पृथ्वी के सतह पर सबसे पहले पहुंचता है, ध्यान रखना, सबसे पहले पहुंचेगा, लेकिन नुकसान उतना ज्यादा उन्हें होता है, यहाँ ज्यादा विनाश नहीं पहुंचाता है। ये पी वेव जो ज्यादा विनाश नहीं होता है, लेकिन सबसे पहले पहुंचता है, सो ध्यान रखना। फिर है द्वितीय तरंग, यानी सेकेंडरी तरंग, सेकेंडरी मतलब एस से, तो इसलिए नाम है एस तरंग। इसे अनुप्रस्थ तरंग कहते हैं, ध्यान रखना। फिर यहाँ पर एल तरंग है, यहाँ पे एल तरंग है। एल तरंग, उसी को लव तरंग भी कहते हैं, या उसी को पृष्ठीय तरंग कहते हैं। ये धीरे धीरे जाता है पृथ्वी पर, लेकिन हाँ धीरे धीरे पृथ्वी पहुंचता है, लेकिन ये सबसे ज्यादा विनाशकारी होता है, इसी को ध्यान रखना है। देख सकते हैं लिखा हुआ है, ये एल तरंग पृथ्वी की सतह पर धीरे धीरे सतह पर पहुंचता है, तथा यह सबसे विनाशकारी होता है। 10th में बताया जाएगा आपको ये। चलिए आगे बात करते हैं। यहाँ से एक और क्वेश्चन पूछा, एक क्वेश्चन तो ये हुआ, एक क्वेश्चन और पूछा हुआ, 3 क्वेश्चन यहाँ से पूछा हुआ है। एक बीपीएससी टीआरई 2 में पूछा है पीआरटी में, और मेन जो एग्जाम हुआ है पीआरटी टीआरई 3 का जो री एग्जाम हुआ उसमें पूछा गया क्वेश्चन। भूकंप की भविष्यवाणी संभव नहीं है, लेकिन स्थानीय लोग कुछ समान तरीकों से भूकंप की संभावना का अनुमान लगाते हैं। ये क्वेश्चन जैसे जो दिया हुआ ना, यही जैसे से पूछ दिया, तो सोचिए कितने ये लगने वाला क्वेश्चन पूछेगा, लेकिन पूछ दिया था ये ऑप्शन में। जानवरों के व्यवहार के अध्ययन करके, जानवर कैसे इधर उधर करने लगता है, जानवर पूरा आवाज निकालने लगता है, समझ जाएगा वहां, इसका मतलब वहां पे भूकंप आने वाला है। तालाब में मछली भी उत्तेजना होने लगता है, सांप सब पूरे अपने अंदर से वो क्या कहते हैं, अपने घर से बिल से वो सतह पर आने लगता है। इसका मतलब क्या होगा, अनुमान लगा लिया जाता है कि आज भूकंप आने वाला है। और याद रखना, ये भी क्वेश्चन पूछा हुआ, भूकंप का अध्ययन क्या कहलाता है, सिस्मोलॉजी कहलाता है। भूकंप के अध्ययन को सिस्मोलॉजी कहेंगे, इसको ध्यान रखना। चलिए आगे देखते हैं। भूकंप का मापन, ध्यान रखना, स्केल जो है ध्यान रखना, मापते हैं तो सिस्मोलॉजी से, अध्ययन जो करते हैं सो, जिस रिएक्टर यानी स्केल पर नापते हैं कितना स्पीड में आया है, वो रिएक्टर स्केल से, और आया है कि नहीं आया है वो सिस्मोग्राफ से। भूकंप का पता क्या चीज लगाया जाता है, सिस्मोग्राफ से। सिस्मोलॉजी कहते हैं अध्ययन को, और पता लगाया जाता है उसको सिस्मोग्राफ कहते हैं। और जिस पे कितना स्पीड में आया, जिस स्केल पर मापते हैं उसको, इसको कहते हैं रिएक्टर स्केल। क्वेश्चन कंफ्यूज नहीं करना है। चलिए इसी तरीका से और भी आगे बढ़ते हैं। जब भूकंप की तीव्रता 2 या 2 से
या उससे कम होता है तो उसका प्रभाव नहीं के बराबर रहता है। ध्यान रखना, 2 या 2 से कम रहता है तो उतना प्रभाव नहीं होता है। जब भूकंप की तीव्रता 6 या उससे कम होती है तो बहुत शक्तिशाली होती है, लेकिन तीव्रता 7 या 7 से अधिक होती है तो सबसे शक्तिशाली हो गया। जब 7 से अधिक हो गया तब तो ध्यान रखना इसको। फिर सबसे ऊंचा जलप्रपात ये भी दे दिया है। ऊंचा जलप्रपात दक्षिण अमेरिका के एंजल जलप्रपात है, याद रखना नाम पूछ देगा। वेनेजुला यानी एंजल प्रपात कहाँ है तो वेनेजुला में। वेनेजुला कहाँ है तो दक्षिण अमेरिका में। फिर है कनाडा यानी उत्तरी अमेरिका और अमेरिका के सीमा पर जलप्रपात है जिसको वो नाम है नियाग्रा जलप्रपात। देख सकते हैं यहाँ पे नियाग्रा, नियाग्रा नहीं है नियाग्रा है, ये नियाग्रा है, नी होगा नियाग्रा है, नियाग्रा जलप्रपात है। फिर है जाम्बिया और जिम्बाब्वे यानी अफ्रीका के सीमा पर, दोनों के देश की सीमा पर विक्टोरिया जलप्रपात है। आप पढ़े होंगे इसके बारे में, अफ्रीका महादेश में है, नील नदी निकलती है यहाँ से। फिर आगे है पृथ्वी के सतह पर जब साइल टूटता है तो उस क्रिया को अपक्षय कहते हैं। ध्यान रखना, साइल जब टूटेगा तो उसको अपक्षय कहते हैं, उसको थोड़ा ध्यान से पढ़िएगा उसको। साइल टूटेगा तो उसको अपक्षय कहेंगे। आप भूदृश्य पर जल, पवन, हिम विभिन्न घटकों के द्वारा साइल के कण को एक जगह से दूसरे जगह ले जाते उसको अपर्दन कहेंगे। टूटेगा तो उसको अपक्षय, जब हवा के द्वारा, पवन के द्वारा, वर्षा के द्वारा, जल के द्वारा एक जगह से दूसरे को उसको बहा करके ले जाएगा तो उसको अपर्दन कहेंगे। तो ध्यान रखना, क्वेश्चन कंफ्यूज नहीं करना, अपर्दन अपक्षय में। और उस साइल को कटी कभी जमा करता है तो उसको निक्षेपण कहते हैं, और जहां पे जमा कर देगा उसको निक्षेपण। अपक्षय हुआ टूटना, अपर्दन हुआ एक जगह से दूसरे जमा कर ले जाना, और जहां पे जमा कर दिया तो उसको निक्षेप कहते हैं। यानी अपक्षय और अपर्दन नामक 2 प्रकर्मों द्वारा भूमि लगातार विघटित होता है। ध्यान रखना, भूमि विघटित किसके द्वारा, अपक्षय और अपर्दन, निक्षेप नहीं, तो ध्यान रखना। निक्षेप तो हुआ जमा किया हुआ। चलिए इसी में और भी देखते हैं, यहाँ पे क्वेश्चन दे दिया है कि अपर्दन एवं निक्षेपण नामक 2 पराक्रम यानी क्रिया, पराक्रम मतलब क्रिया, पृथ्वी के धरातल विभिन्न स्थलाकृति फूद देगा, धरातल पर स्थलाकृति का निर्माण हुआ था, किसके द्वारा होता था, अपर्दन निक्षेपण के द्वारा, अपर्दन और निक्षेपण के द्वारा। चलिए उससे थोड़ा ऊपर में देख लेते हैं क्वेश्चन को, देखिए दोनों क्वेश्चन को समझिए। करा अपक्षय और अपर्दन नामक 2 प्रक्रमों द्वारा भूमि लगातार विघटित होगा तो अपक्षय अपर्दन, स्थलाकृति का निर्माण होगा तो अपर्दन के साथ साथ इसमें निक्षेपण हो जाएगा, अपक्षय नहीं होगा, उसको ध्यान रखना है। देख सकते हैं यहाँ पे। चलिए आगे देखते हैं। अब जलप्रपात के बारे में देख लेते हैं थोड़ा। जलप्रपात क्या होता है, नदी के जल भूमि का अपर्दन होता है, और जब नदी किसी खड़े ढाल वाले स्थान से अत्यधिक कठोर साइल पर गिरेगा, यानी जब ऊपर से नीचे गिरता है वो कठोर साइल होता है, तो वहां पे देखते हैं वो जलप्रपात का निर्माण करता है। वो देखने के लिए बहुत ही मनोरम दृश्य होता है ये। फिर दे दिया है विसर्ग के बारे में। नदी जब मैदानी भाग में मोरदार मार्ग पर बहने लगते उसे विसर्ग कहते, उस मोर जो होता है मोर को विसर्ग कहते हैं। यानी ऊपर पहाड़ी भाग चाहे बताएंगे, नदी का 3 भाग होता है, ऊपरी, मध्य और निचली। तो ये यहाँ से जैसे आ रहा है, देखिए ये क्या रहा, घूमते हुए आ रहा है तो उसको विसर्ग कहते हैं। ये जो टेढ़ा मेढ़ा है ना उसे क्या कहते हैं, ये सांप जैसे जो चल रहा है उसको विसर्ग कहते हैं, मोर को। ठीक है, चलिए आगे। अब बात करते हैं चाप झील किसे कहते हैं। ये भी क्वेश्चन अच्छा खासा क्वेश्चन है। नदी के द्वारा विसर्ग के किनारे लगातार अपर्दन और निक्षेपण शुरू हो जाता है, जैसे बताए थे ना अभी कैसे नदी आता है, तो यहाँ पे क्या हुआ, मिट्टी सब जमा होना शुरू हो जाएगा। यहाँ पर ये मोर जो ये कट गया, और कटने के बाद क्या हुआ, इसमें इस तरह का जो भी गोलाकार आकृति बन, क्योंकि पहले से गोलाकार होता है, यहाँ पे पानी जमा हो गया, ये झील बन जाता है, उसको चाप झील बोलते हैं, ऑक्सबो बोलते हैं उसी को। जिससे विसर्ग नदी से कटकर चाप झील कर, बोले ना विसर्ग क्या करता है, नदी से अलग होकर के चाप झील। पूछेगा चाप झील का निर्माण किस में होता है, नदी में होता है, नदी से संबंधित होता है। फिर दे दिया इसी में अवसाद के बारे में दे दिया है। जब नदी के द्वारा उसके किनारे या आस पास मिट्टी या अन्य पदार्थ का जमाव कर देता है तो उसको अवसाद कहते हैं। ध्यान रखना सबका, निक्षेप, अवसाद, अपर्दन, सबका अलग अलग टॉपिक अपना ध्यान से उसको पढ़ लेना है। ये मिट्टी काफी उपजाऊ होता है, ये अवसाद वाला मिट्टी बहुत ही उपजाऊ होता है। अब चलिए बात करते हैं वितरिका के बारे में, देखते हैं। ये भी अच्छा खासा है, जैसे गंगा नदी हुआ, जहाँ वो मिलता, ऊपर से तो मिट्टी लेकर आता है, और जहाँ मिलता है ये कोई नदी में, मुहाना में या बंगाल खाड़ी हो या जहाँ भी हो,
तो ये क्या कर देता है, अलग अलग भागों में क्या किया है, बढ़ जाएगा ऐसे करके। एक ही नदी है लेकिन अलग भागों में बढ़ जाएगा। जैसे पढ़े होंगे आप, गंगा नदी का वितरिका है कौन, हुगली नदी, जिसपे कलकत्ता है। तो क्यों, क्योंकि यहाँ पर ना मिट्टी जमा कर दिया बीच बीच में मिट्टी जमा कर दी, अलग अलग धाराओं में बढ़ जाए। जो धारा अलग अलग है उसी को वितरिका कहेंगे, इसको वितरिका कहेंगे, इसको वितरिका कहेंगे, उसको वितरिका कहेंगे। और ये बीच में जो मिट्टी जमा किया उसी को डेल्टा कहते हैं, डेल्टा आकार का हो जाता है, इसीलिए इसको डेल्टा कहते हैं। इस आकार का मिट्टी जमा कर देता है उसको डेल्टा कहते हैं। तो वितरिका समझ में आ गया। कोई एक नदी है जहाँ मिलता है कोई बड़ी नदी में, तो अलग अलग भागों में क्या करता है, बट जाता है। उससे इस अलग अलग जो धारा बट के उसी धारा को वितरिका कहते हैं। ठीक, चलो उसी में देखते हैं और आगे। जब नदी समुद्र में मिलते समय अनेक धाराओं में बढ़ जाती है, उस प्रत्येक धारा को वितरिका कहते हैं। ध्यान रखें, स्टार पॉइंट बोले एक स्टार पॉइंट में एक ही क्वेश्चन नहीं रहेगा, एक स्टार पॉइंट में मेरा वाला में 10-10 क्वेश्चन, 5-5 क्वेश्चन बनता है, 4-4 क्वेश्चन बनता है। तो ध्यान रखना इसको। अब बोलेगा ऐसा क्यों होता है, ऐसे भी क्वेश्चन पूछ सकता है, क्योंकि ये थोड़ा थॉटिकल क्वेश्चन पूछता है, रटने वाला क्वेश्चन नहीं पूछता है। क्योंकि ये मैदानी भागों से मिट्टी ला करके अपने मुहाने पर, यही ना मुहाना हुआ, ये मुहाना हुआ, मुहाने पर जमा कर देता है। इसलिए जमा की हुई मिट्टी को डेल्टा कहते हैं। इसी डेल्टा का अलग अलग भागों में, क्योंकि ये जब ये नदी नीचे ऊपर बहुत ज्यादा स्पीड होता है ना, लेकिन जब ये मैदानी इलाका में आता है धीरे धीरे उसका एक तरह कहते हैं ना जवानी खत्म हो जाना। तो नदी का जवानी खत्म, वो बूढ़ा रूप ले लेता है, यानी उसमें उतना उसमें पानी में करंट नहीं होता, ताकत नहीं होता है, को मिट्टी को आगे बहा करके दूसरा जगह लेके चल जाएगा, इसीलिए वहां पर डेल्टा का निर्माण कर देता है। चलिए आगे देखते हैं इसी में। अब समुद्री गुफा क्या है, इसे सब आपको बताया जाएगा पीडीएफ के माध्यम से, इसी में बताया जाएगा। समुद्री गुफा देख लेते हैं। समुद्री तरंग लगातार साइल से टकराती है। आप समुद्र में क्या होता है देखते होंगे, द्वीप सब होता है, साइल सब होता है, उसमें टकराते रहता है, मिट्टी टकराते टकराते बीच में क्या कर देता है, उसमें दरार विकसित हो जाता है वो साइल के बीच में। तो बीच में जब ये दरार विकसित हो गया तो गुफा जैसा बन गया। तो इसी दरार को क्या कहते हैं, समुद्री गुफा कहते हैं। ठीक है, अब तटीय मेहराब क्या हो, तो गुफा बन गया। अब देखो गुफा बनने के बाद क्या होगा, ये जैसे ये नदी हुआ, ये नदी हुआ, ठीक है, यहाँ पे साइल है, तो टकराया तो इसमें क्या कर दिया, गुफा बना दिया ऐसे करके। अब देखिए गुफा बनाने के बाद क्या होगा, जब समुद्री गुफा धीरे धीरे और बड़ा, यही गुफा धीरे धीरे और बड़ा रूप ले लिया, गुफा धीरे धीरे क्या हुआ, बड़ा रूप ले लिया, तब उसके ऊपर छत के आकार की आकृति बन जाती, केवल छत आकार का ऐसे बन जाता है, ऐसे ऐसे छत बच जाता है, साइड में दीवार बच जाता है, ये गुफा क्या हुआ, बड़ा गुफा बन गया। तो उसे तटीय मेहराब कहेंगे। ऐसे भी याद कर सकते हैं कि मेहरार मतलब क्या था, मेहरारू होता है, वाइफ होता है, और उसको के लिए क्या चाहिए, हमको छत चाहिए, तभी वो घर चाहिए। तो इसीलिए इसे याद रख सकते हैं कि मेहरार एक से मेहरारू, और उससे छत याद रख लेना है। यानी मेहरार मतलब क्या, छत जब बचेगा तो उसको मेहराब कहेंगे, तटीय मेहराब कहेंगे। आगे इसी में है स्ट्राइक के बारे में, ये सब इसी से रिलेटेड है, नदी से ही रिलेटेड है। लेकिन जो अपर्दन के बाद छत भी टूट गया। अब देखिए ऐसे था, ये तो नीचा में समुद्र, ये छत भी क्या हुआ, टूट गया। तो छत टूटने के बाद क्या हुआ, ये दीवार बच गया और एक ये दीवार बच गया, केवल दीवारें बच जाती है, तो उसको स्ट्राइक कहते हैं। ठीक है, स्ट्राइक कहते हैं, सॉरी स्ट्राइक कहते हैं। अब समुद्री भीड़ है, समुद्री जल के आस लगभग ऊर्ध्वाधर उठे ऊंचे शैलीय तटों को समुद्री भीड़, अब यही भाग बच गया, टूटा हुआ बात ऊपर उठा हुआ है, उसको समुद्री भीरगु कहते हैं। ठीक है, अब समुद्री गुफा देख लेते हैं। करा समुद्री तरंग लगातार साइल से, तो बता ही दिए अभी, ये तो बता ही दिए, तटीय मेरा तो बता ही दिए, दोबारा लिखा गया, कोई बात नहीं। चलिए उसमें आगे बढ़ते हैं। चलिए समुद्री पुलिन देखते हैं। जब समुद्री तरंग अपने तटों पर अवसाद जमा करता है, ये टूटते फूटते अपने, या ये समुद्र हुआ, ये ऐसे समुद्र जा रहा है, ऐसे ये तट पर क्या करेगा, मिट्टी का या जो भी हो अवसाद जमा कर देगा। तो ये अवसाद को बोलेंगे समुद्री पुलिन बोलेंगे, समुद्री पुलिन बोलेंगे। अब अगला है हिमनद अथवा हिमानी, बर्फ की नदियां होता है, याद रखना, ये स्टार पॉइंट है। हिमनद अथवा हिमानी क्या होता है, बर्फ की नदियां होता है। अब है हिमनद हिमोड क्या होता है, तो हिमनद द्वारा लाए गए पदार्थ
पदार्थ जैसे छोटे बड़े रेत या तलछट मिट्टी निक्षेपित कर करके एक जगह जमा कर देता है, उसको हिमनद हिमोड कहते हैं। ठीक है, चलिए इसी में देख लेते हैं छत्रक साइल के बारे में देख लेते हैं। अब ये है पवन और रेत से संबंधित है, रेगिस्तान में अधिकतर देखने को मिलता है। जब रेगिस्तान में हवा बहुत सारे बालू को एक जगह ला करके रख देता है, जैसे एक जगह सुराया बड़ी दूर में क्या किया हो, एक जगह क्या किया हो, जमा कर देता है, बड़ी दूर में नहीं यानी कम ही जगह में एक जगह जमा कर देता है, तो छोटी छोटी पहाड़ी जैसे निर्माण कर लेता है। देखते होंगे ऊंच गेट लगते रहता है रेगिस्तान में, उसको ही क्या कहते हैं, बालू का टिब्बा कहते हैं। और वही जब बालू उड़ा करके एक जगह जमा नहीं करके पूरा क्षेत्र में विस्तृत में क्या करता है, फैला देता है पूरा क्षेत्र में, पूरा रेगिस्तान में बहुत बड़े क्षेत्रों में, तो उसको लोएस कहते हैं। जब बहुत बड़े क्षेत्रों में जमा करेगा तो लोएस, एक जगह जमा करेगा तो बालू टिब्बा कहते हैं, बालू का टिब्बा कहते हैं। ठीक, चलिए अब ज्वालामुखी के बारे में थोड़ा बहुत दे दिया है। पुरपट्टी अथवा खुला हुआ ऐसा छिद्र जिससे होकर पिघले हुए पदार्थ यानी मैग्मा अचानक बाहर निकलता है तो उसको ज्वालामुखी कहते हैं। ये ऊपर आकर के धीरे धीरे पहाड़ का निर्माण कर लेता है। अभी पढ़े होंगे ये ज्वालामुखी के बारे में बताएंगे आगे कि कितने भागों में बांटा गया है, किस कहाँ पर है, किस किस भागों में बांटा गया है, कौन मृत ज्वालामुखी है, सब पढ़ाएंगे उसके बारे में। फिर आगे पृथ्वी के अंदर पिघला हुआ पदार्थ मैग्मा का बता ही दिए। पृथ्वी, यही मैग्मा पृथ्वी सतह पर आकर के बाहर जम जाता है और उस तो आगे यहाँ पे देख सकते हैं आप, दे दिया गया है कि पृथ्वी का जो प्लेट होता है वह एक दूसरे से दूर हटता है, कुछ नजदीक आता है और कुछ एक साथ रहता है। तो इसी टकराहट के कारण देख सकते हैं यहाँ पे दे दिया है, इसी टकराहट के कारण जो होता है भूकंपन होता है और कंपन के साथ क्या होता है, भूकंप होता है। उसके प्रभाव से कई भाग धंस जाते हैं और कई भाग उभर आते हैं। ये घटनाएं मानव और सब के क्षेत्र में क्या अत्यंत विनाशकारी थे। चलिए देख सकते हैं, यहाँ देख सकते हैं ये हुआ जो यही क्वेश्चन पूछा हुआ है यहाँ से तेईस भूकंप की उत्पत्ति के बारे में दे दिया है। उद्गम केंद्र, जहाँ भूकंप उत्पन्न होती है वह भूकंपीय ऊर्जा का उद्गम केंद्र यानी उद्गम जो केंद्र होता है यहीं से होता है ऊर्जा का। फिर पेट देख सकते पेट का सीमा है और ये भूकंपीय, ध्यान रखना एक तरंग होता है, ये पूछ सकता है, ये तरंग होता है जो सभी दिशाओं में बाहर की ओर देख रहे हैं, इधर की तरफ बाहर की लग रहा है। और पृथ्वी का जो केंद्र होता है उससे पहले जहाँ पहुँचेगा वैसे बता के दिया गया है पीछे में, देख सकते हैं यहाँ पे सबसे पहले पहुँचता है तो वहाँ पर कहेंगे उसको अधिक केंद्र कहेंगे। और जैसे जैसे दूरी बढ़ रहा है देख सकते हैं, जैसे जैसे दूरी बढ़ रहा है इधर भी और इस साइड भी, वैसे वैसे उसका जो तरंग का जो प्रभाव होता है वो धीरे धीरे कम होता है। तो चलिए इसी में आगे देखते हैं। तो इसको देख लीजिए एक बार। जनवरी 1934 में बिहार दरभंगा में और फिर 1993 में महाराष्ट्र में, फिर जनवरी 2001 में कच्छ भुज में गुजरात में भयंकर भूकंप देखा गया। क्वेश्चन भी पूछता है ऐसे कि बिहार में भयंकर भूकंप कब आया था, तो 1934 में। फिर यहाँ पे भूकंप की तीव्रता सिस्मोग्राफ से मापते हैं और रिएक्टर पैमाना भूकंप की तीव्रता मापने की इकाई है, ध्यान रखना ये इकाई है और मापते किससे है, सिस्मोग्राफ से। तो चलिए आप फिर आगे देखते हैं इसी तरीका से। देखिए यहीं से क्वेश्चन इस बार पूछा गया है। देखिए सबसे लास्ट पॉइंट आपको देखने को मिलता है क्रेटर, लेकिन ध्यान रखने सबसे लास्ट में क्या होता है, गैस है। देख सकते हैं यहाँ पे स्पष्ट रूप से दे दिया गया है, देख सकते हैं यहाँ पे सबसे लास्ट में गैस, यही क्वेश्चन लिया है आंसर इस बार बीपीएससी में। और ये क्रेटर जो है ये गड्ढा जैसा होता है, जो पढ़े होंगे आप, चिल्का झील जो है क्या इसी तरह क्रेटर का निर्माण हुआ है। और फिर देख सकते हैं नीचे में जो है पीला रूप है, मैग्मा है, ये भूपर पट्टी हुआ और ये फिर इस रास्ते से जाता है उसको वेंट कहते हैं या निकास द्वार कहते हैं। ये फिर इसे करके नीचे की तरफ बनता है और फिर इससे क्या बन जाता है, ठीक है, तो इसे फिर चट्टान बन जाता है, यानी कि ये पहाड़ का रूप ले लेता है। अगर नहीं चट्टान पढ़े होंगे या हो सकता आगे बताएंगे। चलिए ये सभी से इसी तरह आपको बताया जाएगा, क्योंकि ये फिगर से समझने में थोड़ा अच्छा रहता है। फिर देख सकते पृथ्वी गति के बारे में दे दिया गया, वायुजनित बल होता है, एक अंतर्जनित बल होता है। जो पृथ्वी के अंदर जो घटना घटता है उसको अंतर्जनित बल कहते हैं। या आकस्मिक बल भी होता है, जैसे भूकंप अंदर में होता है, ज्वालामुखी अंदर कारण होता है, भूस्खलन पृथ्वी के अंदर होता है।
पृथ्वी बाहर भी होता है जैसे समुद्र समेत, तो मेन आंतरिक जनिक बल के अंदर के बल के कारण ये भूस्खलन होता है। फिर पर्वत निकाली बल जो बताया गया है आपको, प्लेटों के टकराने से हुआ है। बाई चांस जो बाहर की वजह से होगा, जैसे कि बात करते हैं, देख सकते हैं अपर्दन निक्षेपण की बात करते हैं। फिर नदी जो बहता है, पवन जो बहती है, समुद्री तरंग जो होता है, हिमनद जो बहता है, ये सब न सब कहा क्या है, बाहर जनित बल है। ठीक है, तो चलिए देखते हैं और आगे। तो अभी ये आपको बताया गया, जब जो बताया गया था ये था एससीईआरटी का, और अभी ये जो फिगर है आपके सामने वह है एससीईआरटी का। ठीक है, देख सकते हैं वेंट है, फिर ये जो बाहर निकलता लावा है, अंदर में मैग्मा प्रकोष्ठ हुआ, प्रॉपर्टी हुआ, गैस राख हुआ, सब देख सकते हैं। ठीक है, तो चलिए इसी तरीका से देख सकते हैं, यहाँ से क्वेश्चन पूछा गया है, यहीं से क्वेश्चन उद्गम केंद्र और अधिक केंद्र के बारे में पूछा गया है। भू प्रॉपर्टी के नीचे को अवस्था जहाँ उद्गम केंद्र होता है, भू प्रॉपर्टी के नीचे होता है, इसको ध्यान रखना चीज को। और अधिक केंद्र के निकट सबसे ज्यादा हानि होता है, बताया गया, अभी आपको जस्ट बताया गया। अधिक केंद्र से दूरी बढ़ने के साथ भूकंप की तीव्रता कम हो जाती है, ये भी आपको बताया गया अभी। इसी तरह से देख सकते हैं, इसी भांति जब भूकंप आते हैं तो पृथ्वी में कंपन उत्पन्न होने लगता है, और यहाँ से क्वेश्चन बीपीएससी में पूछा गया है, इसीलिए इसको ध्यान से पढ़ लेना। भूकंपीय तरंग है, अभी आपको बताया गया, ये भी एक प्रकार का तरंग होता है। पी तरंग जो सबसे पहले पहुंचता है वो अनुदैर्घ्य होता है, फिर एस तरंग होता है, सेकेंडरी तरंग होता है, उसको अनुप्रस्थ तरंग कहेंगे, फिर एल तरंग जिसको लव तरंग कहते हैं या पृष्ठीय तरंग कहते हैं। ठीक है, तो चलिए आगे बढ़ते, पूछा गया है ये यहाँ से क्वेश्चन, यहाँ से भी क्वेश्चन पूछा गया है। भूकंप का मापन यंत्र से किया जाता है, जिसको भूकंप लेखी कहते हैं, जिसको माप से, जिसको सिस्मोग्राफ कहते हैं। ठीक है, और भूकंप की तीव्रता जो है रिएक्टर स्केल पर मापते हैं, मतलब तीव्रता रिएक्टर स्केल पर, और भूकंप का मापन जो होता है भूकंप लेखी द्वारा होता है मापन, ध्यान रखना इसमें। तीव्रता लिखा रहेगा और इकाई लिखा रहेगा तो रिएक्टर होगा, उससे मापने की बात करेगा तो भूकंप होगा। फिर ये देख सकते हैं दे दिया गया है सब, देख सकते हैं यहाँ पर भूकंप लेखी यही मापने का इकाई है, देख सकते हैं। ये एक पेपर की तरह होता है, जैसे जैसे भूकंप कंपन करता है ये ऐसे ऐसे था, इस पर लकीर ऐसे ऐसे करके लकीर देने लगे तो पता चलता है कितना फिर वो शक्तिशाली है। फिर यहाँ पे देख सकते हैं, यहाँ पे दे दिया गया तटबंध के बारे में दे दिया गया। ये जो साइड में जो दिया रहता है, जैसे नदी है, कोई नदी है, जैसे देखते होंगे आप लोग, गंगा नदी है उसके चारों तरफ बांध दे दिया, या कोई भी कोसी नदी है उसके तरफ बांध दे दिया गया, या बलान होता है, कमला नदी है इसके चारों तरफ है तो उसको तटबंध कहते हैं। विसर्प, यही जो मोर है उसको विसर्प कहते हैं, इस मोर को विसर्प कहते हैं। यही ऐसे लाते 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 ये सीधे जब बहने लगेगा तो यहाँ तो गड्ढा ही रह गया, जैसे देख रहे हैं कट गया लूप, तो इसको चाप झील कहते हैं, ऑक्सबो बोलते हैं। अच्छा खासा क्वेश्चन है, देखिए फिगर के माध्यम से आपको बताया जाएगा। फिर यहाँ पे देख लेना है, यहाँ पे देख सकते हैं, यहाँ पे दे दिया, वैसे बता दिया गया। सबसे ऊंचा जलप्रपात जो होता है दक्षिण अफ्रीका वेनेजुला में है, जो कौन है, एंजिल जलप्रपात है। फिर उत्तरी कनाडा यानी कनाडा और अमेरिका के सीमा पर होगा, और नियाग्रा होगा, देख सकता है सब, वैसे बात लिखा दिया गया है सभी सभी। देखिए वितरिका की बात करते हैं तो ये मुख्य नदी इधर से आया, मान लीजिए गंगा नदी है तो ये मुख्य नदी हुआ, ये नदी इधर उधर बहने लगा, और बीच में देखें ये जो भाग देख रहा है मिट्टी है, ये जब भी क्या मिट्टी है, ये सभी मिट्टी है, तो इसे डेल्टा का निर्माण कर लेता है, जैसे गंगा नदी डेल्टा का निर्माण करता, ब्रह्मपुत्र गंगा का सुंदरबन डेल्टा का नाम सुने होंगे। तो ये जो ऐसे करके बह रहा था नदी का धारा, उसी को वितरिका कहते हैं। जैसे गंगा नदी का एक वितरिका जो गंगा नदी ही है, उसी का दूसरा भाग है हुगली नदी, जिस पर कलकत्ता है। ठीक है, तो गंगा नदी का ही वितरिका है ये। फिर देखिए इस तरह से आपको देख सकते हैं, यहाँ पे दे दिया गया है कि तटीय मेहराब, ये क्या है, छत होने के साथ साथ दीवार भी है, छत होने के साथ दीवार भी है। समुद्री गुफा देख सकते हैं, अंदर में क्या है, इसमें अंदर में छेद कर रहा है धीरे धीरे, स्ट्राइक होता है, जब छत गिर गया है तो केवल दीवार बच गया है। ये सब आपको बताया गया है, देख सकते हैं यहाँ पे दिया टोटल दे दिया गया हिमनद के बारे में, ये सब बता, लोएस के बारे में बता दिया गया है, लिखा दिया। हवा तो निक्षेप छोटी पहाड़ी बालू टिपा हो तो विस्तृत क्षेत्र में निक्षेप करेगा तो लोएस कहेंगे। तो फिर यहाँ पर अगर पढ़ना चाहेंगे तो आप देख सकते हैं, समुद्री गुफा दरार होता, तटीय मेहराब में छत होगा, स्ट्राइक में दीवार बचेगा, समुद्री भूमि में टापू बचेगा, और समुद्री पुलिन जो अवसाद जो जमा किया वही होता है। ये सब एक साथ देख सकते हैं। वेनेजुला में है, जो दक्षिण अमेरिका में एंजेल जलप्रपात है, कनाडा यूएसए की सीमा पर जो है नियाग्रा जलप्रपात है, जाम्बिया और जिम्बाब्वे की विक्टोरिया जलप्रपात है। देख सकते हैं यहाँ पे बहुत सारा क्वेश्चन है। तो आई होप आप लोग समझ गए होंगे, और यदि यह वीडियो अच्छा लगा हो तो अधिक से अधिक उसको शेयर कीजिए ताकि सभी तक ये वीडियो पहुंच सके। और अब जो भी वीडियो आएगा उसके बाद वो
इससे थोड़ा अच्छा क्वालिटी में रहेगा और वॉइस भी क्लियर रहेगा। यदि आप इसका पीडीएफ लेना चाहते हैं तो हमारे टेलीग्राम में जुड़ जाइए, जो नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया गया है। और टेलीग्राम पर आप निश्चित रूप से जुड़ जाइए, क्योंकि आपके लिए बहुत ही फायदेमंद है। तो यदि आप हमारे यूट्यूब चैनल पर नए थे तो उसको सब्सक्राइब कीजिए और अधिक से अधिक शेयर कीजिए और बेल आइकन को दबाएं, ताकि जो भी वीडियो अपलोड करेंगे आप लोग के बीच पहुंच जाएगा। अब जो नेक्स्ट वीडियो लाएंगे एनसीईआरटी के साथ साथ जो बीपीएससी टीआरई का जो पूछा हुआ क्वेश्चन है, पीआरटी, टीजीटी, पीजीटी हो या मेन बीपीएससी का जो पूछा हुआ क्वेश्चन है प्रीवियस ईयर है, सबका वीडियो लाया जाएगा। इसलिए आप मेन बीपीएससी टीआरई का जो क्वेश्चन है एक भी क्वेश्चन आप नहीं छोड़िए, डिस्कशन के साथ आप लोगों को पढ़ाया जाएगा। और ए टू जेड क्वेश्चन, बीपीएससी का नियम है कि 10% क्वेश्चन को रिवाइज करता हो। अब कोई जरूरी नहीं कि वो 11th में ही पूछेगा, 11th वाला क्वेश्चन पीआरटी में पूछ सकता है। और पूछा हुआ क्वेश्चन आपको दिखाएंगे हम कि देखिए ये पीजीटी, टीजीटी में पूछा हुआ है और फिर पीआरटी में भी पूछा हुआ है। तो ठीक है, चलिए बहुत बहुत धन्यवाद आप लोगों को वीडियो को देखने के लिए।